जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज के वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा राष्ट्रकूट राजवंश पर। दक्षिण भारत का एक ऐसा साम्राज्य जिसकी लिखी कहानी आज भी हमें वहाँ की चट्टानों पर मिलती है। तो बात करूंगा इस वीडियो में मैं राष्ट्रकूट वंश की पूरी संपूर्ण इतिहास का मैं करवाने वाला हूँ रिवीजन। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको राष्ट्रकूट वंश का पूरा परिचय, सभी शासक, उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ, उनका स्थापत्य कला और उनके द्वारा आज तक के आए हुए राष्ट्रकूट वंश से महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन या PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इसी एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपका लगभग 10 मिनट के आसपास का रहने वाला है, जिसमें मैं आपको संपूर्ण राष्ट्रकूट वंश का रिवीजन करवा दूंगा। तो बने रहिएगा अंत तक। और लास्ट में बात करने वाले हैं हम इसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो करते हैं शुरू। राष्ट्रकूट राजवंश को दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इस भूभाग पर शासन किया। तो इसका जो संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का वो था आपका दंती दुर्ग। ठीक है, उसका नाम था दंती दुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। इसका क्षेत्र कौन सा रहा सर? तो इनका जो क्षेत्र था, जो इनका वो भूभाग था जिस पर ये शासन करते थे, वो था आपका दक्कन का पठार, यानी जिसको आप ये अपने मैप में देख पा रहे हो, मान्य खेत जो इनकी राजधानी हुआ करती थी। और ये वाला जो हिस्सा था जो मैप में आपका जो दर्शाया हुआ है वो इनका क्षेत्र रहा। इसके बाद इनका काल या समय पीरियड क्या रहा, तो इनकी जो टाइम लगभग माना जाता है 753 से 973 ईस्वी तक का जो काल है, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने शासन किया था। राजधानी मान्य खेत जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है इसके प्रमुख शासक। पहला शासक था दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट शक्ति की नींव रखने वाला और इसका संस्थापक रहा। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आया वो था कर्षण फर्स्ट। और कर्षण एक महान निर्माता था जिसने एलोरा की एक चट्टान को मंदिर में बदल दिया, जिस मंदिर की हम आगे चर्चा करने वाले एक स्लाइड में। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ा मंदिर जिसने की चट्टानों को काट कर पूरा मंदिर बनाया गया। वो कैसे बनाया गया उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक हुआ इसका वो था अमोघ वर्ष फर्स्ट। अमोघ वर्ष फर्स्ट भी एक महान शासक, महान योद्धा, विद्वान और कवि रहा अपने काल का। तो सबसे प्रमुख शासक रहा जिसको मैंने स्टार लगा रखा है। बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष। ये NCERT से उठाया हुआ डायरेक्ट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो याद रखिएगा, त्रिकोणीय संघर्ष या सामरिक शक्ति कैसे थी राष्ट्रकूट। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष ऐसा होता है कि उस समय 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो भारत में जो 3 प्रमुख राजवंश थे जो शक्तिशाली थे। एक था पाल वंश जो कि अपने पूर्वी भारत का था, एक उत्तर भारत में प्रतिहार राजवंश था और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश था। इन सब के मध्य में एक जगह पड़ती थी कनौज, जहाँ से पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता था उस टाइम, क्योंकि वर्धन काल में कनौज महत्वपूर्ण राजधानी रही थी यहाँ की। ठीक है, तो इन तीनों शक्तियों के बीच यानी तीनों राजवंशों के मध्य एक संघर्ष होता है। कनौज पर आक्रमण करते हैं ये, और कनौज पर अधिकार को लेकर एक संघर्ष चलता है जो कि लगभग 100 सालों तक रहा, यानी 1 सदी तक ये संघर्ष लगातार चलता रहा। और इसी संघर्ष को आपके त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिकोणीय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 3 राजवंश एक जगह के लिए लड़ रहे थे, यानी कनौज पर अधिकार को लेकर 3 राष्ट्रों या 3 राजवंशों के मध्य संघर्ष चल रहा था। एक प्रतिहार शक्ति, पाल शक्ति और राष्ट्रकूट शक्ति। इस कारण इसको त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। तो ये था आपका कनौज पर अधिकार को लेकर। उसके बाद है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी बात कर रहा था कि इसको एक चट्टान को काट कर बनाया गया। तो इसको बात करते हैं ये क्या है, किसने बनाया। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक कर्षण फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया, यानी किस मंदिर का? कैलाशनाथ मंदिर का। ठीक है, और इस मंदिर का जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया, तराश कर बनाया गया मंदिर है। यानी आप ये देख पा रहे हो जैसे मंदिर बनाने का पारंपरिक तरीका क्या होता है, जैसे पत्थरों को एक के ऊपर एक जोड़ के बनाया जाता है, लेकिन ये मंदिर डिफरेंट है क्योंकि ये पूरी एक चट्टान थी और उसको ऊपर से काटना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, मतलब ऊपर से तराशना शुरू किया और तराश के एक ही चट्टान को पूरा मंदिर का रूप दे दिया, यानी मंदिर की आकृति में डाल दिया, जो कि आज भी हमारे सामने
वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो मंदिर है ये सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट वंश से क्वेश्चन आता है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्ण फर्स्ट ने। एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा है भारत का, तो वो भी कैलाशनाथ मंदिर है। तो इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया, ऐसा ये एक अद्भुत मंदिर है। ठीक है, बहुत कम मंदिर है इस टाइप के दुनिया में। तो कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापत्य कला है उसका एक उत्कृष्ट नमूना है। बात करते हैं आगे वाली जो है बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत, यानी कि आपने राष्ट्रकूटों ने हमें बौद्धिक साहित्य और संस्कृति में क्या क्या दिया। तो ये एक साहित्य को, भाषा को और बौद्धिकता को इन्होंने संरक्षण जरूर प्रदान किया। तो भाषा के रूप में इन्होंने संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा और प्राकृत भाषा के विकास को प्रोत्साहन दिया, यानी कि इन भाषाओं का जो है इसके शासनकाल में उत्कर्ष समय रहा, मतलब इन भाषाओं को इन्होंने प्रोत्साहित किया। उसके बाद धर्म को संरक्षण है, तो इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ इन्होंने जैन धर्म को भी विशेष संरक्षण प्रदान किया था। तो जैन साहित्य का विकास इसके काल में बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक शासक की जो कि एक कवि और महान विद्वान था, मतलब अमोघ वर्ष फर्स्ट की, स्टार लगा लीजिएगा। इसने जो रचना लिखी कवि के रूप में, उसकी रचना है कविराज मार्ग। ठीक है, किसकी है, अमोघ वर्ष फर्स्ट की रचना है, पूछा जाता है। और ये कन्नड़ भाषा का काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध रचना है, यानी कि आपका कविराज मार्ग जो रचना है वो अमोघ वर्ष फर्स्ट की है तथा कन्नड़ भाषा की सबसे प्राचीन उपलब्ध कृति यानी उपलब्ध रचना है कन्नड़ भाषा में। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि अमोघ वर्ष एक महान शासक, शक्तिशाली योद्धा तो रहा ही है, सम्राट के साथ साथ वो एक विद्वान भी था, और उसकी रचना याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनके प्रशासन की, साम्राज्य के तंत्र की और अर्थव्यवस्था की। प्रशासनिक प्रणाली की बात करें तो सामंती प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि राजा जो केंद्रीय शक्ति हुआ करता था और राज्य को अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, जिसके नीचे सामंत हुआ करते थे और सामंतों को भी फिर छोटे गांवों में बांटकर छोटे छोटे जागीरदार हुआ करते थे। तो एक विकेंद्रीकृत सामंती व्यवस्था इस साम्राज्य में प्रचलित थी, जो कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग थी। उसके बाद करते हैं अर्थव्यवस्था। सर, इनकी आय का स्रोत क्या था, तो इनके जो है मुख्य अर्थव्यवस्था इनकी कृषि पर आधारित थी। ठीक है, मतलब मुख्य आधार इनका कृषि था। इसके बाद इन्होंने भूमि अनुदान की प्रथा भी प्रचलित थी। दक्षिण भारतीय कुछ राजवंशों में भूमि अनुदान की प्रथा आपके प्रचलित है, यानी अधिकारियों को, महान विद्वानों को और दरबारियों को यह भूमि दान में दी जाती थी तथा उस भूमि पर वे टैक्स नहीं लेते थे, यानी कर की व्यवस्था नहीं होती थी। तो भूमि दान कर दी उस पर अनुदान यानी टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद इनकी जो मुद्राएं हैं वो स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जो कि इनके उन्नत व्यापार और समृद्धि का प्रतीक थी, यानी कि जो इनके जो सिक्के चलते थे वो सोने के सिक्के थे, जो कि इनकी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये था इनका प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। बात करते हैं आए हुए PYQ जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला है कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा में स्थित है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनाया, ये क्वेश्चन आता है बार बार। दूसरा जो है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि कन्नौज को नियंत्रित करने को लेकर हुआ, यानी कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ, और तीन राजवंशों के बीच हुआ, जो कि पाल, राष्ट्रकूट और प्रत्यार। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा है आपका कन्नड़ साहित्य का प्रथम ग्रंथ कविराज मार्ग, जो कि अमोघ घोष फर्स्ट ने लिखी थी। बाद में इनकी राजधानी पूछी जाती है, तो मान्यखेत इनकी राजधानी थी और संस्थापक इनका दंती दुर्ग था। ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में सारांश के रूप में लिखा है। तो एक राष्ट्रकूट विरासत की ये जो बात थी, ये राष्ट्रकूटों की विरासत उनके दक्षिण में एक राजनीतिक शक्ति बनकर कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने और एलोरा की चट्टानों पर तराशी गई उनकी विरासत आज भी हमें ये बताती है कि वो कितना समृद्धशाली साम्राज्य रहा। थैंक यू सो मच।